कक्षा 11 कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, कक्षा 11 एग्रीकल्चर कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आज आप लोग पढ़ेंगे प्रश्न तनाव से संबंधित कुछ एग्जाम्पल एवं केस का। तो ठीक है, तो प्रश्न तनाव से संबंधित कुछ एग्जाम्पल जो आपके पेपर में कभी कभार पूछ ले जाते हैं, जैसे जल की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? तो इसका सीधा आंसर 1 नंबर में पूछे तो प्रश्न तनाव के कारण। जल की बूंदें गोलाकार होती हैं तो सीधा सीधा आंसर प्रश्न तनाव के कारण। शीशे के छर्रे कैसे गोल कैसे बनते हैं? प्रश्न तनाव के कारण। सुई का जल पर तैरना प्रश्न तनाव के कारण। समझ गए? सीधा सीधा आंसर 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे तो जल की बूंदें गोलाकार होती हैं प्रश्न तनाव के कारण। शीशे के छर्रे बनाए जाना प्रश्न तनाव के कारण गोल होते हैं। और सुई का जल पर तैरना किसका उदाहरण है? प्रश्न तनाव। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, तो उसको हमें थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बूंद की आकृति 2 बलों के कारण निर्धारित होती है। देखिए, कोई भी बूंद ऊपर से, जैसे मान लिया ये बूंद गिर रही है तो इस पर 2 बल लगेंगे। एक तो बड़ा लगेगा बल, आकर्षण बल, ठीक है, mg इसका, समझ गए? क्या लगेगा? mg लगेगा। इस पर आगे का आकर्षण बल लगेगा, गुरुत्व बल, समझ गए, जिस कारण पृथ्वी जिसको अपनी ओर खींच रही है। दूसरा इस पर तनाव T लगेगा। दूसरा क्या लगेगा? प्रश्न तनाव T लगेगा। किसी एक जो मुक्त रूप से बूंद गिर रही है ऊपर से, उस लगते हैं 2 बल, और इन 2 बलों के कारण ही इसकी आकृति निर्धारित होती है। एक तो प्रश्न तनाव का बल है और दूसरा गुरुत्व बल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बूंद वह आकृति धारण करती है जो बल ज्यादा होता है। बूंद कौन सी आकृति धारण करती है? जो बल ज्यादा होता है। ठीक है, उसके कारण ही वो बूंद अपनी आकृति का निर्धारण करती है। इन दोनों बलों के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम। इन दोनों बलों के कारण बूंद की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? न्यूनतम होती है। छोटी बूंद जो होती है, छोटी जो बूंद होती है मुख्यतः पृष्ठ तनाव के कारण उसके आकर्षण होता है। क्योंकि छोटी बूंद जितनी होगी उसका द्रव्यमान उतना कम होगा, यम उसका उतना कम होगा, अर्थात उस पर लगने वाला गुरुत्व बल भी कम होगा, अर्थात पृष्ठ तनाव का मान उस पर ज्यादा रहेगा। समझ गए? तो छोटी बूंद कैसी हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है, जबकि बड़ी बूंद उसका m ज्यादा है, उस पर लगने वाला उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो उस पर लगने वाला गुरुत्व बल का मान ज्यादा हो जाता है, जिस कारण बड़ी बूंद कैसी हो जाती है? चपटी। समझ गए? तो आपने वर्षा के समय भी देखा होगा, जब फुहार गिरती है, एकदम फुहार, हल्की हल्की फुहार गिरती है, हाँ, तो वो क्या होती है? उसमें छोटी छोटी बूंदें होती हैं। वो कैसी आकृति की होती हैं? जबकि तेज बारिश में जिसमें बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं वो बिल्कुल नहीं होकर के चपटी हो जाती हैं। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण इसका है सीधा उत्तर आ जाएगा कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण स्थितिज ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, और दिए हुए आयतन के लिए गोले का आयतन ले लो, चाहे आप बेलन का ले लो, चाहे आप शंकु का ले लो, किसी भी ज्यामिति जो आपकी जितनी भी हैं, किसी का भी आयतन ले लो, ठोस ज्यामिति जो आती है, आप पढ़ते हैं मैथ में, गोला है, घनाभ है, ठीक है, शंकु है, बेलन है, सबके लिए आयतन के लिए आप पढ़े हैं फार्मूला। तो सबसे कम आयतन किसका होता है? गोले का। सबसे कम आयतन किसका होता है? गोले का। और पृष्ठ तनाव के कारण स्थिति उस समय न्यूनतम होती है जिस समय उसका क्षेत्रफल सबसे कम हो। और क्षेत्रफल सबसे कम किसका होता है? दिए हुए आयतन के लिए क्षेत्रफल सबसे कम किसका होगा? गोले का। किसी भी दिए हुए एक आयतन दिया हो तुमको, चाहे वो शंकु का दिया हो, ठोस का दिया हो, शंकु का दिया हो, बेलन का दिया हो, या घन का दिया हो, घनाभ का दिया हो आयतन, और उसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए। ठीक है, आयतन के लिए, किसी दिए हुए आयतन के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ जाए? क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका आपको प्राप्त होगा? गोले का। समझ गए? तो जब गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, अर्थात बूंदें क्या हो जाती हैं? गोलाकार हो जाती हैं। बूंदें कैसी हो जाती हैं? गोलाकार हो जाती हैं। शीशे के छर्रा बनाना वर्षा की बूंदों के समान ही
पद्धति है। इसमें क्या होता है, दिए हुए आयतन गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। दिए हुए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इस तथ्य का उपयोग शीशे के छर्रे बनाने में किया जाता है। इसी तथ्य का उपयोग किसमें किया जाता है, शीशे के छर्रे बनाने में किया जाता है। समझ गए, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या होता है, शीशे को पिघलाया जाता है। समझ गए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको शीशे को पिघलाया जाता है, फिर ऊंचाई पर रख करके, काफी ऊंचाई पर रख करके वहां से इसको धीरे धीरे गिराया जाता है। नीचे ठंडा जल भरा होता है। समझ गए, एकदम ठंडा पानी भरा होता है, उसके अंदर जो शीशा गिरता जाके तो वो क्या बन जाता है, ठोस हो जाता है। समझ गए। आपने बूंदी बनाते हुए देखा ना, हाँ लड्डू वाले बूंदी झाड़ते हुए देखा ना हलवाई को। तो उसमें क्या करता है, पहले बेसन को क्या करता है, पिघला लेता है, पानी मिला के उसका घोल बना लेता है, फिर कुछ ऊंचाई से उसको ऐसे झाड़ता है छन्ने से। तो जब बूंदी उसमें क्या होती हैं, जो छोटी बूंदी होती हैं वो एकदम किस आकार की बन जाती हैं, गोल बन जाती हैं, प्रस्थान के कारण। समझ गए, इसी तथ्य का प्रयोग किया जाता है। सुई का जल पर तैरना, जो सुई है कपड़े सिलने वाली छोटी सुई, वो जल पे तैर जाती है कि नहीं तैरती है, तैर जाती है। किसके कारण तैर जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण ही तैर जाती है। यदि हम ऐसे रख दें सुई तो डूब जाएगी। यदि किसी स्याही वाले सोखते वगैरह या कागज पर रख दें तो कागज या सोखता जो हम रखेंगे सुई, वो नीचे डूब जाएगा। समझ गए। और सुई क्या होगी, पृष्ठ तनाव के कारण जल पर क्या होती रहती है, तैरती रहती है। तो वो तो डूब ही जाएगी, वो तो फिल्म को तोड़ देगी ना। खड़ी सुई डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, जैसे आपने ऐसे सुई डाल दी तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले पानी की फिल्म को तोड़ देगा, और पानी की ऊपर की फिल्म टूट गई तो बात खत्म। पृष्ठ तनाव तो ऊपरी फिल्म में होता है, जब तक वो फिल्म है तभी तक काम है। अब फिल्म खत्म, फिल्म मतलब पर्द, ऊपर वाली फिल्म खत्म, बात खत्म। समझ गए। यही करता है, मिट्टी का तेल डाल देने पर नालियों में तेल डाल दिया जाता है ना, वैसे नालियों के पानी पर मच्छर बैठ जाते हैं ना पृष्ठ तनाव के कारण। अगर वही हम उस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो ऊपरी परत का जो होता है, ऊपरी परत पे तो तेल आ जाता है, तो ऊपरी परत का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे कारण जैसे मच्छर उसमें बैठता है तो डूब जाता है। समझ गए। मच्छर जब बैठता है उस पर तो क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसीलिए नालियों में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जल कांच के तल को भिगो देता है परंतु पारा नहीं भिगोता। ये देख, कांच का गिलास लें, एक हम क्या लें, कांच का गिलास लें, उसके अंदर पानी भरें, तो पानी हम इसको फेंक दें या पी जाए, उसके बाद देखेंगे गिलास भीग गया। ठीक है। जबकि अगर उसके अंदर पारा भरें और पारे को पलट दें तो देखेंगे गिलास बिल्कुल नहीं भीगा, जैसे गिलास था वैसे निकल आया। समझ गए, समझ गए। पारा अगर भरें तो पारा को हटा दें तो बिल्कुल पारा नहीं भीगता। जैसे आपने देखा होगा घुइयां के पत्ते पर या केले के पत्ते पर जब पानी की बूंद गिरती है तो घुइयां का पत्ता या केला का पत्ता बिल्कुल, समझ गए, बिल्कुल ऐसे ऊपर से निकल जाता है। समझ गए हैं, देखा ना आपने। तो ये वैसे ही पारे का सिस्टम है। पारे को अगर कांच के अंदर भरते हैं तो पारा को जो है कांच को नहीं भिगोता। क्यों नहीं भिगोता, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, आप समझ लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था लाप्लास का आणविक सिद्धांत। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था, समान पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिन्हें हम आसंजक बल कहते हैं, और विसमान पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे हम ससंजक, सॉरी उल्टा हो गया, समान पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे हम ससंजक कहते हैं, और अलग अलग पदार्थों के अणु भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिन्हें आसंजक कहते हैं। ठीक है। अब समझ लीजिए, जैसे ही पानी को कांच के गिलास में भरा गया तो वहां पर दो ने काम किया। समझ गए, कितना लोगों ने काम किया, दो बलों ने काम। जैसे ये गिलास है, मान लिया कांच का गिलास है, समझ गए, इसके अंदर तुमने क्या भर दिया, ये पानी भर दिया। क्या भर दिया, ये पानी भर दिया। तो समझ लीजिए यहाँ पर पानी और पानी के अणु हैं, इनके बीच एक आकर्षण बल लग रहा है F। समझ गए। यहाँ पर क्या है, पानी और पानी के अणु हैं, यहाँ पर आकर्षण एक बल लग रहा है F। बात समझ लीजिएगा। और यहाँ पर पानी और कांच के अणु हैं जो बिल्कुल इसकी दीवार से लगे हैं, पानी और कांच के अणु हैं। समझ गए। यहाँ पर क्या है, पानी और कांच के अणु हैं, यहाँ भी आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आकर्षण बल लग रहा है, ससंजक। कौन सा लग रहा है, ससंजक। और यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, आसंजक।
समझ गए? यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? आसंजक बल लग रहा है। मतलब समान पदार्थ के अणुओं के बीच कौन सा बल लग रहा है? ससंजक। अर्थात गिलास के अंदर पानी भरा है तो पानी के अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो ससंजक है। और जो बिल्कुल पानी की जो अणु जो बिल्कुल बर्तन के दीवार के किनारे हैं, जो कांच के गिलास के बिल्कुल किनारे हैं, वहां पर कौन सा बल लग रहा है? आसंजक बल लग रहा है। बिल्कुल बर्तन के किनारे है तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है? आसंजक बल लग रहा है। बात कायदे से समझिएगा। यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? आसंजक। यहाँ पर कौन सा लग रहा है? ससंजक। दो बल लग रहे हैं। अब यदि आसंजक बल का मान यदि आसंजक बल का मान, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, हाँ, तो बता रहे थे हम ये कि पानी और पानी के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? ससंजक। और पानी और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है? अब यहाँ पर यदि आसंजक बल बड़ा हो जाता है, आसंजक बल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ससंजक से। ससंजक से अगर आसंजक बल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। आसंजक बल बड़ा हो जाता है संजक से, तो वो जब पानी को आप फेंक देते हैं, पानी को दूसरे बर्तन में पलट देते हैं, तो पानी के कुछ अणुओं को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। समझ गए? पानी के कुछ अणुओं को क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पानी उसी में चिपका रह जाता है। पानी के कुछ अणु उसी में क्या रह जाते हैं? चिपके रह जाते हैं। बात समझ गए ना? तो क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अब दूसरा भरते हैं पारा। इसमें ये क्या आपने भर दिया? पारा। पहले ये क्या था? जल था। समझ गए? अब इसमें पारा भर दिया। बात अभी भी वही है। बात अभी भी वही है। इसमें पारा भर दिया, पहले पानी भरा था। अब पारा और यहाँ के बीच कौन सा बल लगेगा? ससंजक। और पारे और कांच के बीच कौन सा बल लगेगा? आसंजक। यहाँ पर ससंजक बल का मान ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर ससंजक बल का मान आसंजक बल से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अर्थात पर पूरा एक एक अणु पारे का कांच से बाहर निकल जाता है और ये कांच को नहीं भिगोता है। समझ गए? जब हम कांच के प्लेट पर जल डालते हैं तो प्लेट भीग जाती है, परंतु प्लेट पर पारा डालने पर वह नहीं भीगती। इसका कारण क्या है? जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक, जल और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल जल और जल के ही अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। समझ गए? अर्थात क्या, जब आसंजक अधिक हो जाएगा अर्थात क्या हो जाता है? अर्थात जल कांच के अणुओं से चिपके रह जाते हैं, जिससे कि कांच भीग जाता है। परंतु पारे की स्थिति में क्या होता है? पारा और पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल पारे और कांच के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है, जिससे कि अणु उसके कांच पर नहीं चिपकते। समझ गए? जिससे कि पारा कांच को नहीं भिगोता। अब घुइये का पत्ता वाला जो तुम पूछ रहे थे, घुइये के पत्ते पर पानी डालने पर पानी और पानी के ही अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल का मान पानी और पत्ते के बीच लगने वाले आसंजक बल से ज्यादा हो जाता है। समझ गए? जिससे कि पत्ता नहीं भीगता। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन आता है, साबुन मिला हुआ जल शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़ों को अधिक साफ कर देता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साबुन मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वो कपड़े के प्रत्येक रेशे तक जाकर के वहां से मैल खींच सकता है। समझ गए? जबकि डायरेक्टली जो शुद्ध जल है वो कपड़े के प्रत्येक भाग तक, प्रत्येक रेशे तक नहीं पहुंच सकता, छोटे छोटे छिद्रों में नहीं पहुंच पाता। जब मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कि ज्यादा झाग बनती है। समझ गए? और जिस साबुन में जितनी ज्यादा झाग बनाएगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा कपड़ा साफ करेगा, जो जितनी अच्छी ज्यादा झाग बनाएगा। समझ गए? जैसे और भी, जैसे इसी में आता है क्वेश्चन, घाव को डिटॉल से धोने पर या घाव को पानी से धोने पर डिटॉल से धोना अधिक अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि डिटॉल डालने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। डिटॉल घाव के बिल्कुल अंतर तक जाकर उसकी सफाई कर देता है। समझ गए? जबकि पानी उसके अंदर नहीं जा पाता, ऊपर वाली परत से ही पानी उतर जाता है। जब वो डिटॉल अंदर तक उसके कीटाणुओं की सफाई कर देता है घाव की। समझ गए? इसमें ये आप पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पेस्ट करने समय दांतों में ब्रश करते समय उस पर पानी डालने पर पेस्ट काम क्यों लगाते हैं? खाली पानी से दांत धो सकते हैं। तो पानी से दांत क्यों नहीं धोते हैं? क्योंकि
पानी से दांत क्यों नहीं धुलते हैं? पेस्ट डालने से क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कि मुंह की अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, समझ गए, और दुर्गंध भी चली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठंडे सूप के बजाय गर्म सूप ही अच्छा लगता है। सूप जानते हैं ना, ठीक है, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो गर्म सूप, ठंडे सूप के बजाय गर्म सूप अच्छा लगता है, क्योंकि गर्म सूप क्या होता है, जबान पे जाकर के पूरी जबान पे फैलता है, तो जो पूरी हमारी जबान में स्वाद आता है। जबकि ठंडा सूप क्या चटनी की तरह हो जाएगा, समझ गए। अब चटनी को जहां पे रखोगे वहीं पे स्वाद आएगा, समझ गए। मुंह में तो चटनी का स्वाद नहीं जाएगा, पता चला इस तरफ से काटे तो इसी तरफ स्वाद आना, इस तरफ तो स्वाद नहीं आएगा। जबकि सूप क्या होता है, पूरे मुंह में फैल जाता है, घुल जाता है, जिससे कि पूरे मुंह में हमें स्वाद आता है, समझ गए। तो जीभ के ज्यादा क्षेत्रफल फैलता है, तो इसलिए हमें ज्यादा स्वाद आता है। अगला क्या है, जल मिट्टी का तेल डालने पर उसकी सतह पर मच्छर नहीं बैठ पाते। तो मच्छर नहीं बैठ पाते क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण जब मच्छर उसकी सतह पर बैठते हैं तो वो डूब जाते हैं। मच्छर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, समझ गए। वैसे मच्छर बैठ जाते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सीखेंगे केशिकात्व, ठीक है। केशिकात्व, केशिकात्व के व्यवहारिक उदाहरण, ठीक, केशिकात्व का कारण, ठीक है। केशिकात्व के बारे में जो है अब हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा केशिकात्व। धन्यवाद।